नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 का दस्तावेज और मैं हूं आपके साथ आयुषी रेगी। माफिया अतीक अहमद का एक ऑडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ऑडियो क्लिप में अतीक अहमद अशरफ हरवारा नाम के कुछ शख्स को पिटवाने की धमकी दे रहा है। अतीक फोन पर अशरफ को उसके गांव मरीडीहा के लड़कों से ही पिटवाकर सरेआम बेइज्जत करने की धमकी देता सुनाई दे रहा। ये वायरल ऑडियो 12 मई 2016 का बताया जा रहा है। उस वक्त अतीक अहमद जेल में नहीं था और विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था, जिसके बाद अशरफ के पिता मकबूल अहमद ने इस मामले में 1 साल बाद यानी कि 26 मई 2017 को कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें अतीक अहमद के साथ ही कुदुस राजेश कुमार सिंह समेत 5 अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अशरफ का ससुर गुलफुल विधायक राजूपाल मर्डर केस में अतीक अहमद के साथ आरोपी था। आपको ये भी बता दें कि अतीक अहमद 2017 से जेल में बंद है और 2019 में उसे साबरमती जेल भेजा गया था। अशरफ, अतीक बोल रहे हैं। ये कहाँ हो? घर पे है। अच्छा, ये खुद्दूस के जो तुम परेशान किए रहा तो अशरफ के साले बने रहा तो विधायक जी के साले बन गए हो। अब तुम खुद्दूस में चलना कतई आने हरवाने बहुत पिटवाज में हो जाओ बेइज्जत। ना गुलफूल को मुँह देखा ना कोनो को मुँह देखा। अरे भाई, कोई बात ही नहीं हुआ कि आप झूठ मूठ के बता रहे। कहा बात है, हमारे सामने बात करके बताओ कहा हमने उनको परेशान कर रहा हूँ। तुम्हें सामने तुमको चौधरी है ना, तुम्हें सामने बात तो हो जाओ होश पा। तुम्हारा शिकायत हमको इतना ज्यादा मिला थी। हाँ, सारा पड़ा तुम करते रहते हो। दोनों हाथ में लटू रहा तो हम खुलवा के मुँह देखकर तुम पर शिकायत में बहुत ज्यादा एक हम बताए दे रहे हैं। हम हरवाने की नौबे दूंगा। सब इज्जत सब लोगों को किंकर आवे ना दे हम बचने में अब मरीज लोगों बुलवाए बुलवा दे। लेकिन तुम हो कैसे आप खुद्दूस के मामले में तुम्हारे कोई हम सुनी ना। अब खबर प्रयागराज से है, जहां करेली में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया है। एक बिल्डिंग में सिलेंडर फटने से धमाका हुआ। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, राहत की बात है। प्रयागराज से बड़ी खबर, करेली में एलपीजी सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हो गया है। एक बिल्डिंग में एलपीजी सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और सूचना पाकर मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आपको बुझाने। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां जंगल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड के सहारे आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। राजनगर एक्सटेंशन के दिल्ली मॉल 6 के पास की घटना बताई जा रही है। नंदग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन का ये मामला है। तस्वीरें भी आप देखिए और इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितनी भीषण आग लगी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश फिलहाल जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से है, जहां रास्ते के विवाद में हुई मारपीट में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। हिंसक झड़प के बाद गांव पहुंची पुलिस को भी महिलाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि रास्ते के विवाद में 3 महीने पहले भी कहासुनी हुई और इसकी सूचना राजस्व विभाग को दे दी गई थी, लेकिन मामला नहीं सुलझ पाया। 3 महीने के अंदर ही हिंसक झड़प में तब्दील हो गई और इस दौरान फतनपुर थाना क्षेत्र के बेहदौल खुर्द का इलाका घंटों तक रण क्षेत्र में तब्दील रहा। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत पर केस दर्ज करके मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं मारपीट के बाद गांव में तनाव का माहौल है। थाना फतनपुर के ग्राम बेहदौल खुर्द में 2 पक्षों में आपस में मारपीट हुई है और इस मारपीट में एक पक्ष के लोग इंजर्ड हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी लोगों को सामान्य चोट है और उनका उपचार चल रहा है। उनके द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत की जा रही है और विवेचनात्मक कार्रवाई के दौरान साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी दर्ज की जाएगी। इधर संभल में नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को गिरफ्तार किया है। मासूम के साथ रेप के दोनों आरोपी भी नाबालिग बताए जा रहे हैं। हालांकि कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को किशोर सुधार गृह भेजा गया है। खेलने के बहाने घर से बुलाकर इस घटना को अंजाम दिया। संभल के जुनावाई थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है।
चलिए आगे बढ़ेंगे तो समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह से मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। सीतापुर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में 80 सीटों पर भाजपा को हराने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार है और इस पर कोलकाता में आगामी 17 से 19 मार्च तक होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में काफी गहराई से चर्चा भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा को हराने की हर रणनीति पर कार्यकारिणी की बैठक में मंथन किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि आगामी 17 से 19 मार्च तक कोलकाता में सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें करीब 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ ही पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम कलकत्ता में है। हमारी पार्टी के सभी नेता बैठेंगे और अपनी राय देंगे किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। इधर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में आज शामली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर जमकर जुबानी हमला भी किया। जयंत चौधरी ने यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कहा कि हमें बुलडोजर नहीं, न्याय और कानून व्यवस्था चाहिए। साथ ही जयंत चौधरी ने गन्ना और आलू के मुद्दे पर भी सरकार पर हमला बोला। जयंत चौधरी ने निकाय चुनाव मजबूती से लड़ने का भी दावा किया। लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी आज बीजेपी पर जमकर गरजे और सीधा कहा कि 24 में कोई मजबूरी नहीं है। जयंत चौधरी जी से हम बात कर लेते हैं। जयंत चौधरी, देख रहा हूं कि जिस तरीके से किसानों के मुद्दों को आप उठा रहे हैं, लगातार उठा रहे हैं, आपको लग रहा है कि चीजें बदली हुई नजर आ रही हो, किसानों की समस्या कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है? देखिए, प्रदेश की सरकार ने गन्ने का भाव घोषित नहीं करा। हम लोगों ने एक अभियान चलाया, साधारण किसानों ने चिट्ठी लिखी, संदेश मुख्यमंत्री को देने की कोशिश की कि जल्द से जल्द लाभकारी मूल्य घोषित हो, लेकिन जो पिछले साल रेट था वही रेट सरकार ने कायम कर दिया। यानी सरकार का मानना है कि एक साल के अंदर भी किसान की लागत नहीं बढ़ी। किसान की बिजली महंगी हो गई, खाद महंगी, बीज महंगा, सारे उनके खर्चे बढ़ गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किसान गन्ने का रेट बढ़ाने को तैयार नहीं है, तो उसी समय किसान समझ गए कि यह हमारी सरकार नहीं है। अच्छा जयंत जी, जिस तरीके से एक ये चीज आ रही है निकल के कि निकाय चुनाव जल्द हो सकते हैं, तो क्या उसको लेकर जब भी चुनाव होंगे हम लोग तैयार हैं। कि गठबंधन की जो बात है, तो 2024 में किस तरीके से माना जाए, क्या क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? गठबंधन मजबूत रहेगा। देश में बढ़ रहे सांप्रदायिकता के खिलाफ हम लोग मजबूती से बोल रहे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा देश के लिए है और हम लोग उपाय देना चाहेंगे कि अगले चुनाव में हम ऐसा एजेंडा लाएं कि देश के नौजवानों को आश्वस्त कर पाएं कि हमारी सरकार बनेगी तो नौजवानों के साथ न्याय होगा। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा कि 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, यूपी नहीं देश की जो सियासत है वो गर्मा गई, आपको लग रहा है कि एक बड़ा कदम है? उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के हाथ में देश की चाबी रहेगी। अच्छा, जैसे कह रहे हैं कितनी सीटों की एक बात है, क्योंकि अभी लोगों का ये कहना है कि जैन जी और अखिलेश जी बड़े छोटे भाई की भूमिका में है, तो ना विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे में दिक्कत है, ना आगे आएगी, तो क्या ये चीज बातचीत हम लोग बातचीत करेंगे। सीटों का कोई मतभेद नहीं है, रास्ते निकलेंगे। गठबंधन हमारा है और आज भी मजबूती से लड़ रहा है। अच्छा, जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है उसको सवाल खड़ा विपक्ष तो कर रहा है, तो आपको लगता होगा ये बुलडोजर नहीं, हमें न्याय चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी हैं, उनका सीधा ये कहना है कि मुद्दे बहुत हैं और 2024 को लेकर वो तैयारियों में जुट गए हैं। जनता उनके साथ है और मुद्दे किसानों के रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, शामली। वहीं वाराणसी में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का समापन हो गया है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह शामिल हुए। इस दौरान झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी 12 महीने सक्रिय रहती है, बाकी पार्टियां सिर्फ चुनाव के वक्त ही एक्टिव होती है। भाजपा नेताओं ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार की भी जमकर तारीफ की। प्रदेश का 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, आज समापन का सत्र है और हमारे उत्तर प्रदेश के कार्य समिति के सभी सम्मानीय सदस्य इस बैठक में 2 दिन समय देकर उपस्थित हैं और इसमें हमारे कई अनुसूचित जनजाति के जो हमारे बड़े नेता हैं उनका मार्गदर्शन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका उद्घाटन किया था और आज समारोह हम करेंगे। और मोदी और योगी सरकार जो आज पूरे देश के अंदर
अनुसूचित जनजाति के लिए कर रहा है जो इसके पहले कभी हुआ नहीं। ये 9 वर्षों से दिल्ली की सरकार आदरणीय मोदी जी ने अनुसूचित जनजाति भाइयों के विकास के लिए कई बड़ी योजनाओं का निर्माण किया है। वहीं मऊ में सामाजिक न्याय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने भाजपा तानाशाह बताते हुए रामचरितमानस के नई चौपाई की बात करते हुए सामाजिक न्याय की भी बात की। उन्होंने कहा कि किसी भी एक्ट में बुलडोजर तंत्र नहीं है, लेकिन सरकार तानाशाही के रास्ते पर चल रही है। साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार पर ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां तक कह दिया कि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले देश के दुश्मन हैं और हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ संविधान है। नियम में बुलडोजर एक्ट नहीं है, यानी ये सरकार तानाशाही के रास्ते पर जा रही है। और जब कोई सरकार और ये सरकार आप तानाशाही रास्ते पर जा रही है, आप विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई का प्रयोग कर रही है। वहीं रायबरेली में रामचरितमानस की चौपाइयों में छेड़छाड़ करते हुए एक जाति विशेष को निशाना बनाने वाले 2 आरोपियों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी गांव की दीवारों पर रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी लिखते थे। जब लोगों ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने जांच के बाद 2 आरोपियों को यानी कि डॉक्टर पुरीखा और वीरेंद्र यादव के खिलाफ केस दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया के माध्यम से और उस गांव वासियों के माध्यम से संज्ञान में आया कि इस गांव के निवासी डॉक्टर पुरीखा और वीरेंद्र यादव हैं। इन्होंने अपने घर की शौचालय पर कुछ ऐसे स्लोगन लिखे हैं जिससे सामाजिक सद्भाव को चोट पहुंची है। जैसे ही ये प्रकरण संज्ञान में आया, जगतपुर पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके का निरीक्षण कर प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है। हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर अब संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जब देश में लोकतंत्र है और कानून का राज है तो हिंदू समाज, भाजपा और संघ के लोग हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें करने से देश का माहौल बिगड़ेगा। वो बयान तो अपनी जगह पर सही है जो कह रहे हैं वो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि देश के अंदर एक कानून मौजूद है हमारा, और डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, जमहूरियत का बनाया हुआ सारे मुल्क ने मिलकर उस कानून को बनाया है जिसके डॉक्टर। मुरादाबाद में नाले से लेखपाल का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मृतक लेखपाल का नाम कुलदीप सक्सेना बताया जा रहा है और जांच में पुलिस जुट चुकी है। मुरादाबाद की बिलारी तहसील में पदस्थापित थे कुलदीप। कल से ड्यूटी के बाद से ही लापता थे लेखपाल कुलदीप और पत्नी अंजू सक्सेना। थाने में दर्ज कराई थी गुमशुदगी की शिकायत। आज संदिग्ध हालत में नाले में लेखपाल कुलदीप का शव मिला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।